नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के 40+ MCQs 40+ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी आधार पर हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, नई धारा के द्वितीय उत्थान का काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा हुआ है कि नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार पूछा हुआ है, किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किशोरीलाल गोस्वामी को, ब्रजनंदन साई को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी को? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें किशोरीलाल गोस्वामी जी को। किशोरीलाल गोस्वामी जी को नई धारा के द्वितीय उत्थान का एकमात्र उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और उनके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके संबंध में एक कथन भी कहा गया है। तो कई बार परीक्षाओं में वो कथन भी पूछ लिया जाता है। तो कथनों से संबंधित भी एक क्लास लेकर के आऊँगी मैं, जिसमें कहा कि 1955 में जो उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला था और द्वितीय उत्थान काल के 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर इन्होंने जो है प्रकाशित भी कराए हैं। अगर इस किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की संख्या पूछ ली जाए तो शुक्ल के अनुसार 65 माने हैं। और कब? 1955 ईस्वी में जो है एक मासिक पत्रिका निकाली थी उन्होंने। किस नाम से? उपन्यास नाम से। उपन्यास नाम से अगर पत्रिका भी पूछ ली जाए, पत्रिका निकाली गई है उपन्यास नाम से किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा 1955 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कथन दिया गया है उसमें ये अच्छे से बताया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 2, रघुवीर शाही ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर शाही ग्रंथावली जो है कितने खंडों में विभक्त है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 खंडों में विभक्त है। और रघुवीर शाही जो है दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से किया गया? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किन्होंने निकाली थी? कौन रहे इनके संपादक? तो भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1968 में निकाली। और जो कहाँ से निकाली ये पूछा हुआ है, संपादन कहाँ से किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, वाराणसी से। बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु जी द्वारा और भी अन्य पत्रिकाएं निकाली गई, जैसे कि बाल बोधिका और एक और हरिश्चंद्रिका, जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में उनका नाम बदल कर रख दिया गया था। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन रहे हैं? कुवलयमाला कथा के रचनाकार इनमें से कौन रहे हैं? उद्योतन सूरि, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा या हेमचंद्र जी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उद्योतन सूरि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, और किस सदी के कवि रहे हैं ये शायद आप देख सकते हो। तो ये लगभग जो है हमें देखने को मिले हैं 779 ईस्वी में। एक बार आप चेक कर लेना बुक में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 5, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः, मतलब इसका क्या विषय वस्तु रही है, कि मतलब किस प्रकार की रही है? खुसरो की जो खालिक बारी रचना है, खालिक बारी रचना किसकी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो जी की है। और ये किस प्रकार की, क्या इसकी विषय वस्तु किस प्रकार की रही है ये हमें बताना है। पहेलियों का संकलन है, या कहमुकरियों का संकलन है, या फारसी हिंदी संकलन है, या मनोरंजन परक संकलन है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मुकरियों का संकलन है या फिर मनोरंजन परक रही है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, फारसी हिंदी संकलन। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है?
तो ये बताना है आपको कि किस आलोचक ने या समीक्षक ने विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी या फिर शिव प्रसाद सिंह या रामवृक्ष बेनीपुरी। सही आंसर हो जाएगा हमारा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जो है विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा किसी बुक में रामचंद्र शुक्ल। अगर ऑप्शन में आनंद कुमार स्वामी नहीं हो तो रामचंद्र शुक्ल पर भी आप जो है निशान लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के रचनाकार रहे हैं मुल्ला वजी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। कमलेश्वर किस कहानी के पत्रिका के संपादक माने जाते हैं? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक माने जाते हैं? ये आपको बताना है। कादम्बनी, कहानी, नई कविता, सारिका पत्रिका के संपादक माने गए हैं कमलेश्वर जी। और कमलेश्वर जी ने जो सामांतर हिंदी आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1900 कब शुरुआत की थी? 1972 में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में। अगर महीने का नाम भी पूछ लिया जाए तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम के कॉलेज की जो स्थापना लॉर्ड वेलजली की अध्यक्षता में की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक रहे हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। मिश्र और श्रीवास्तव में आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे श्याम सुंदर दास आंसर आएगा। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था और केवल 17 वर्ष। लेकिन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन हुआ था, सरस्वती पत्रिका निकली, तो उसके संपादक बने थे सबसे पहले चिंतामणि घोष जी। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी। इसमें ऑप्शन में चिंतामणि घोष नहीं है। उसके बाद जो है संपादक के रूप में कार्य किया बाबू श्याम सुंदर दास जी ने 1901 ईस्वी में। उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। तो इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन में अगर पहले चिंतामणि घोष आ जाए तो चिंतामणि घोष को लगाना है, अन्यथा जो है श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन के अनुसार हम आंसर लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदनगांव में सेवारत थे कौन? मुक्तिबोध जी दिग्विजय महाविद्यालय में राजनंदगांव में किस पद पर सेवारत रहे थे? ये आपको बताना है। प्रधानाचार्य के रूप में, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष के रूप में, हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में या सामान्य हिंदी अध्यापक के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में जो है मुक्तिबोध दिग्विजय विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों में समोए हुए हूँ। जो ये पंक्तियाँ है, क्योंकि पंक्तियों और कथनों से संबंधित भी आपको परीक्षा में अधिक प्रश्न देखने को मिलते होंगे, तो साथ साथ हम जो है जितने भी प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जितने भी प्रमुख कथन हैं, तो उनको भी करते हुए बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है बार बार ही हम प्रश्नों को करेंगे तभी आपको वो याद रह पाएंगे, अन्यथा तो फिर हम एक बार पढ़ने से तो जो है कुछ नहीं होता। आप सभी को पता है कि कितनी बार प्रश्नों को हमें पढ़ना होता है, कितनी बार रिवीजन करनी होती है। इसलिए हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा पीछे के जितने भी हम कर चुके हैं तथ्य या प्रश्न, उनको भी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, ताकि यहीं आपको जो है
फिर से रिवाइज ना करना पड़े, साथ के साथ आपको चीज़ें जो है याद होती चली जाए। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या रहेगा? क्या कहा मैं खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों में समोई हूँ। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता रही है वे रही है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लगा रही हूँ, बोल पंत रही हूँ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो ये पंक्ति है प्रसिद्ध पंक्ति रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1999 ईस्वी में हुआ। छायावाद के प्रमुख कवियों में शामिल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी और अन्य भी रचनाएं हैं जो काव्य से संबंधित है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि इनकी रचना है परिमल, एक है गीतिका, एक है अनामिका, एक सेकंड, परिमल, गीतिका, अनामिका और एक है इनकी तुलसीदास भी इनका काव्य रहा है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किनकी रचना है। तुलसीदास और प्रसिद्ध कविता रही है इनकी कुकुरमुत्ता, जो प्रगतिवाद से संबंधित रही है कुकुरमुत्ता। और एक रही है इनकी अणिमा और नए पत्ते भी इनका, नए पत्ते। ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं निराला जी की जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो इनको सभी को आपको याद रख लेना। इसलिए व्याख्या सहित प्रश्नों की हमने जो एक श्रृंखला चलाई हुई है उसमें एक एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ उनके और अन्य तथ्य भी दे दिए गए हैं, ताकि एक लेखक से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचना है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनकी आपको बार बार रिवीजन होती रहे और आप जो है बार बार रिवीजन होने से उनको अच्छे से याद रख सकोगे। तो इसलिए जिस बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो प्रश्न श्रृंखला नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला नाम से प्लेलिस्ट है, शायद देख लेना भैया आप। तो उसमें मैंने बिल्कुल एक, जैसे ये एक प्रश्न है तो जितने भी कवि दिए गए हैं तो उससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है, कवियों से संबंधित जो भी रचनाएं हैं उनको बिल्कुल व्याख्या सहित आपके रखने की कोशिश करी है, ताकि जो है बार बार प्रश्न आपके सामने आए, बार बार जो आपके तथ्य सामने आएंगे तो आपको वो है जल्दी याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप उस सीरीज़ को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। लगभग हमने 1000 प्रश्नों को करने का टारगेट बनाया, क्योंकि व्याख्या सहित जब हम प्रश्नों को करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है भाई, बनाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और जो है एक प्रश्न से लगभग आपके 10 या 12 तथ्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे लगभग हमने 1000 प्रश्नों का पहले टारगेट बनाया हुआ है, लगभग उसमें हमने 550 प्रश्नों को कर भी चुके हैं। तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हो और जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है, यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये पंक्ति है त्रिलोचन जी की, त्रिलोचन की ये पंक्ति है। और त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। और इनकी जो कई बार एक रचना और है, काफ़ी बार पूछी जाती है, ताप पर ताए हुए दिन। ताप पर ताए हुए दिन जो रचना है काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। रीति निरूपण व एवं काव्य को समान महत्व देने वाले कवि कौन से हैं। तो रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले इनमें से कौन कवि माने जाते हैं। कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, गोविंद या कृपाराम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कुलपति मिश्र। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता कौन रहे हैं। तो गोविंद भाष्य जो रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं। तो स्वामी हरिदास जी। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, सिद्धांत के पद पर केलीमाल के रचयिता कौन है। सॉरी भाई, सिद्धांत के पद एवं है ये, तो सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता कौन है। तो सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता इनमें से कौन कवि है, तो वे है स्वामी हरिदास जी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 18, तुलसी चरित रचना किसकी है। तो तुलसी चरित रचना पूछी हुई है, तो तुलसी चरित जो रचना है वो है रघुवर दास जी की। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 19, कृष्ण को रस एवं राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय कौन सा रहा है। तो कृष्ण को रस तथा राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय इनमें से जो है वैष्णव सहजिया संप्रदाय रहा है, जो कि वैष्णव सहजिया संप्रदाय 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास आया था। और जो है इसमें एक बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में ये विकसित भी हुआ था। कौन सा संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। किन राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में ये संप्रदाय विकसित हुआ था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा परपन कल्पवल्ली जो एवं वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता कौन माने जाते हैं। इन दो रचनाओं के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। एक सेकंड भाई। इन दो रचना के रचयिता जो प्रमुख रचनाएं है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इनके रचयिता कौन रहे हैं, वे रहे हैं निम्बार्काचार्य जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, रहस्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। रहस्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिला, भारतेंदु के कवि वचन सुधा पत्रिका में, या चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की समालोचना पत्रिका में, मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में, या फिर नामवर सिंह ने जो है आलोचना पत्रिका में किया। किस पत्रिका में किया गया जो रहस्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भारतेंदु जी द्वारा किया गया कवि वचन सुधा में, या चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी द्वारा किया गया समालोचना पत्रिका में, या मुकुटधर पांडे द्वारा सरस्वती पत्रिका में, या नामवर सिंह ने आलोचना पत्रिका में। किस में किया गया रहस्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने सरस्वती पत्रिका में रहस्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 22, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो आप सभी को पता है, कई बार पूछा जा चुकी है ये रचना, और हमारे सामने भी बार बार आ चुकी है। तो बेनी परवीन जो रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि, नवरस तरंग के रचयिता। बढ़ते हैं आगे, कुलपति मिश्र बिहारी के रिश्ते में क्या लगते थे। तो कुलपति मिश्र जी जो है बिहारी जी के रिश्ते में क्या लगते थे, तो भाई, भतीजे, चाचा या भांजे लगते थे कुलपति मिश्र बिहारी के रिश्ते में। क्योंकि एक रिश्ते से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, जिस प्रकार के भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई कौन थे, राधा कृष्ण। इस प्रकार से जो है रीतिकाल के कवियों का भी संबंध है आपस में। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन कवि मुसलमान है। जिस प्रकार से रीतिकाल के और भी, जैसे कि चिंतामणि के भाई मतीराम, 4 भाई माने जाते हैं चिंतामणि के, मतीराम, भूषण, जटाशंकर, 3 भाई माने जाते हैं। चिंतामणि को मिला करके ये 4 भाई थे। उसके बाद बात करें आगे, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है। तो इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है, तो रसलीन जो है मुसलमान कवि रही है। और रसलीन से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार, कई बार रचनाएं भी पूछ ली जाती है, और ये भी पूछ लिया जाता है जो रसलीन का वास्तविक नाम क्या रहा है। क्योंकि रसलीन नाम से वे जो है कविताएं लिखते थे, उपनाम है रसलीन इनका उपनाम। क्योंकि उपनाम और वास्तविक नाम मैं आपको करा भी चुकी हूँ, तो किस कवि का क्या उपनाम है ये भी आपको जो है साथ साथ करते हुए, रिवाइज करते हुए चलना है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सैयद
गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी जो नाम रहा है वो रसलीन का उपनाम वास्तविक नाम रहा है। उपनाम जो है रसलीन ही है, जो कि जिस नाम से वे रचना करते थे। और ये एक मुसलमान कवि रहे हैं। और एक कवि और है इनसे मिलता जुलता, रसनिधि। रसनिधि का भी वास्तविक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो पृथ्वी सिंह रहा है। ये आपको आगे हम प्रश्नों में करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? किस उपन्यास को इनमें से स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना गया है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आंवा या चाक? इनमें से किस उपन्यास को जो है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी जो उपन्यास है वो किसका है? ये है कृष्णा सोबती जी का। कृष्णा सोबती, सॉरी भाई, ये आप देख सकते हो। तो कृष्णा सोबती जी का ये उपन्यास है। कठगुलाब उपन्यास किसका है? कठगुलाब जो उपन्यास है वो है मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग। उसके बाद आंवा उपन्यास जो है वो किसका है? वो है चित्रा मुर्दगल का। चित्रा मुर्दगल आप देख सकते हो। फिर है चाक। चाक उपन्यास जो है वो है मैत्रेयी पुष्पा का। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है कौन सा? चाक। चाक मैत्रेयी पुष्पा का। आंवा जो उपन्यास है वो है चित्रा मुर्दगल का। कठगुलाब जो उपन्यास है वो मृदुला गर्ग का है। और मित्रों मरजानी जो है कृष्णा सोबती का। इस प्रकार से जो स्त्री लेखिकाएँ हैं उपन्यासों से संबंधित, जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं, स्त्री लेखन से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से भी 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आपको महिला लेखिकाएँ जितनी भी हुई है, जिस भी विधा में उन्होंने रचना लिखी है, आपको सभी को करते हुए चलना है, बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको जो है जब परीक्षा में उनसे संबंधित रचनाएं देखने को मिले तो आसानी से आप उसका आंसर कर सको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 26। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर में बिंब विधान है, इसमें कौन सा बिंब विधान है ये आपको बताना है। तो चाक्षुष बिंब विधान रहा है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा सहज संघर्ष है, कविता में संबोधन हुआ। सहज कविता में जो है, कविता में क्या संबोधन हुआ? अज्ञात आलम्बन को संबोधित करके कहा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा गिरा अर्थ जल बिचि सम कहियत भिन्न भिन्न पंक्तियाँ है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ प्रमुख पंक्तियाँ रही है तुलसीदास जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की रचना है? तो आप सभी को पता है जिसमें दिन रात के भोग विलास को दर्शाया गया है, वे रचना कौन सी रही है? वे है अष्टयाम। अष्टयाम नाम से कई लेखकों ने रचना की है। मिलती जुलती रचनाएं जो एक नाम से कई लेखकों द्वारा की गई रचनाएं, इनको भी मैं एक क्लास में लेकर के आऊँगी, क्योंकि भाई यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 30। जान मिले तो जहान मिले, ना ही जान मिले तो जहान कहाँ की? तो ये पंक्तियाँ जो है रीतिकाल के किस कवि की है? तो बोधा कवि की रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 31। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था? तो रीति कवि देव का पूरा नाम क्या है भाई? देवदत्त, देव कुमार, देव सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो देवदत्त जो है रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या हमारी प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। इनमें से महाराज और हरिवंश के हिंदी पद्य में अनुवाद किस कवि ने किया? महाराज और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद करने वाले कवि कौन रहे हैं? इनमें से गोकुलनाथ गोपीनाथ या फिर हरिनारायण ब्रजवासीदास या गोप? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी, हरिनारायण जी ने महाभारत और हरिवंश के हिंदी पद का अनुवाद किया। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा सुजान चरित के रचयिता कवि का नाम बताइए। सुजान चरित नामक रचना इनमें से किस कवि ने लिखी है?
तो सुजान कवि जो रचना है वो है सूदन की, और सुजान हित और सुजान सागर ये 2 रचनाएं लिखी है गणानंद जी ने। सुजान चरित रचना लिखी है सूदन ने, और सुजान विनोद के रचनाकार कौन रही है? तो सुजान विनोद के रचनाकार रही है देव कवि। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो एक मिलती जुलती रचनाएं हैं, इस तरह आपको जो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये रचना किस कवि की है या किस लेखक की है, तो उनको हम जो है एक क्लास में करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो वीर रसात्मक ग्रंथ इसमें से कौन नहीं है? शिवा बामनी, जो भूषण कवि ने जो है शिवराज जो महाराज रहे हैं उनके वीरता को दर्शाया है, तो ये भी वीरात्मक ग्रंथ रहा है। छत्रसाल की वीरता को दर्शाया है, ये भी वीरात्मक रहा है। और सुजान में भी सुजान की वीरता को दर्शाया है, तो ये भी एक जो गणानंद की सुजान है वो उनकी प्रेमिका का नाम है। ये यहाँ पर जो है इनके एक राजा का नाम है सुजान। इस प्रकार से जो सुजान चरित्र सूदन कवि ने लिखी है, और गणानंद की जो सुजान हित और सुजान सागर नाम से रचनाएं लिखी है उनकी प्रेमिका के नाम से। यहाँ पर ये प्रेमिका नहीं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जगद विनोद में जो है श्रृंगार परक रचना रही है, ये वीर रसात्मक रचना नहीं है। किनकी है ये? पद्माकर की। पद्माकर कवि हुए हैं रीतिकाल के। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 35। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना? कबीर ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी उसे महाकवि कहा गया, तो ये किसके द्वारा माना गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास जी को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। उसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या हमारी 36। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ बताइए। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो सुख निदान जो है धर्मदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? सभी को पता है, कामनी रूप की निंदा की है संतों ने नारी के। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 38। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किसने किया? तो दादू की रचनाओं का जो संग्रह है हरडे वाणी नाम से संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 39। रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? रहस्यवाद का प्रथम कवि कौन रहा है ये आपको बताना है। जायसी, कबीर, महादेवी वर्मा और मीराबाई। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास जी। कबीरदास जी रहस्यवाद के प्रथम कवि माने जाते हैं। और किस प्रकार का रहस्यवाद रहा है कबीरदास जी का? वो रहा है, एक सेकेंड भाई, कबीरदास जी का रहस्यवाद जो है वो साधनात्मक रहा है। कई बार पूछ लेते हैं किस प्रकार का रहस्यवाद रहा है इनका, तो साधनात्मक रहस्यवाद रहा है। और मीराबाई भी रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। और महादेवी वर्मा भी जो है, महादेवी वर्मा के बारे में बात कर रही थी, तो महादेवी वर्मा भी रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है, जो कि आधुनिक युग की मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा को। यह भी रहस्यवादी कवयित्री रही है। तो इनका जो रहस्यवाद रहा है वो किस प्रकार रहा है? वो भावनात्मक रहा है। इनका भावनात्मक रहा है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा, कबीरदास जी प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40। किस सूफी संत ने कहा अनहलक मैं खुदा हूँ? यानी कि किस सूफी संत के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई है, ये जो है शब्द कहे गए हैं कि अनहलक, यानी कि अनहलक का जो अर्थ है वो है मैं खुदा हूँ। एक ये पूरा का पूरा शब्द कहा गया है अनहलक, इसका मतलब होता है मैं खुदा हूँ। किस सूफी संत द्वारा कहा गया?
मलिक मोहम्मद जायसी या शेख निसार या संत मंसूर बिन हज्जाज या फिर नूर मोहम्मद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद द्वारा ये कहा गया मैं खुदा हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 41। अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो अनुराग बांसुरी के संबंध में हमें देखना है कौन सा कथन असत्य है। यह सूफी काव्य परंपरा का अंतिम काव्य है। अनुराग बांसुरी जो कि नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना है, वह सूफी काव्य परंपरा की अंतिम रचना मानी जाती है। ये बिल्कुल सही है, सूफी काव्य परंपरा की अंतिम काव्य माना गया है अनुराग बांसुरी को। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही कथन है। देख लेते हैं अगला जो इसकी रचना नूर मोहम्मद ने 1764 ईस्वी में की। ये भी बिल्कुल सही है। नूर मोहम्मद द्वारा अनुराग बांसुरी जो है हिंदी की सूफी काव्य परंपरा की अंतिम रचना मानी गई 1964 ईस्वी में जो ये रचना की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न सी ऑप्शन में हम देखते हैं कड़वक शैली में चौपाई के बाद दोहे की जगह भरवे का प्रयोग किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है कि कड़वक शैली में दोहे के बाद जो चौपाई के बाद दोहे की जगह किस शैली का प्रयोग किया गया है, बरवे का प्रयोग किया गया है। इस रचना में ये हमें ये विशेषता भी देखने को मिलती है। तो कई बार जो जितने हम रचनाएं पढ़ते हैं, जो हमने पहले तथ्य पढ़े हुए हैं, उन्हीं में से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो उसके बाद जो हमने अनुराग बांसुरी के संबंध में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रखा है, तो उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था उसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के शब्द तो मिलते हैं अनुराग बांसुरी में। इस रचना में ब्रज भाषा के शब्द तो हमें कुछ मिलते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। तो राजस्थानी भाषा की जगह यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत गर्भित। संस्कृत गर्भित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, ना कि राजस्थानी शब्दों का। इसलिए ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है असत्य कथन कौन सा है, क्योंकि 3 हमारे सत्य कथन हो गए। ये डी ऑप्शन में जो है ये हमारा असत्य कथन हो गया। तो इस प्रकार से जब आप प्रश्नों को पढ़ो, इस प्रकार से जो NTA नेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, TGT PGT में भी आजकल इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए और लोग पढ़ोगे, सॉरी भाई, तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए करना है, क्योंकि इनको बार बार आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 42। 40+ प्रश्नों को करने का आज का हमारा टारगेट था, वो पूरा हो गया। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा भाई। इसी तरह धीरे धीरे आगे प्रश्नों की संख्या भी हम बढ़ाते रहेंगे, और जो है इसी तरह जो है परीक्षा तक DSSB TGT PGT की जो हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट में TGT PGT परीक्षा हो या NTA नेट की परीक्षा हो, तो उनमें काफ़ी मदद करने वाले हैं ये प्रश्न। तो NTA नेट की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी मददगार रहेंगे, TGT PGT परीक्षाओं के लिए तो है ही। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो परीक्षा तक इसी तरह हमारी प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी। तो आप जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो है कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, और ये भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और जो से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे से मैं प्रश्नों को बिल्कुल उन प्रश्नों को लेकर के आती रहूँगी जो परीक्षा में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, और आगे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। उन्हीं प्रश्नों को हम जो है बार बार करते हुए चलेंगे। तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का हमारा 42। मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु है। मुक्तिबोध की प्रसिद्धि किस कारण हुई मानी जाती है, यानी कि प्रसिद्धि का मुख्य कारण पूछा हुआ है। हेतु का मतलब होता है कारण, क्योंकि आपको ये शब्द काव्य शास्त्र में देखने को मिलेंगे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति
और अभ्यास कितने हेतु माने गए हैं, काव्य के हेतु माने गए हैं, कितने माने गए हैं। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी कविता। मुक्तिबोध ने अधिकतर जो है लंबी कविताएं लिखी है और इसी को इनका प्रसिद्धि का आधार माना है, लंबी कविताओं को। तो इस प्रकार से आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको आंसर की भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में बस वही 42 ही क्वेश्चन थे। तो पूरे 50% को आज मैं नहीं कर पाई, तो किसी वजह से जो है जब मैं PDF बना रही थी कुछ काम निकल आया, तो इसलिए मैंने 42% को ही किया है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे जो है धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और जो है व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ भी हम ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हम व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कितने प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित जो आपको क्लास मिलेगी, तो मैं अपनी तरफ से कई पुस्तकों के संग्रह से जो तथ्यों को इंक्लूड करते हुए आपके सामने लेकर के आऊँगी। साथ साथ हम पर जो है पुस्तकों से भी अभ्यास करते हुए, रिवीजन करते हुए चली रही है। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी बिल्कुल अपने टारगेट के साथ जो है हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट तरीके से आप लोग करोगे तो अवश्य ही परीक्षा में सफल होगे। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।